Vidyadan Foundation for Education, in collaboration with Society for Integrated Development of Himalayas, organized a seminar on Indian perspectives of education from 20th to 23rd September 2012. जो अजमेर के चिश्ती घराना है उस परिवार से है, जो मैंने इनके एब्स्ट्रैक्ट से पढ़ा है. There is a very how to put it? It's a very open mind towards the traditional knowledge systems and towards all religion. And we welcome him. He's been associated with various education institutions. I visited a group of education institutions in Pune, being run by a trust where he and Mr. P.A. Inamdar are the trustees there. And we are very grateful that he's agreed to come and share with us his point of view from the Islamic perspective, primarily. नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम. प्रियजनों, अंग्रेजी में जिसे लेम एक्सक्यूज कहते हैं वो मेरे साथ है, इसलिए मैं कुर्सी पे बैठा हूँ. वरना मैं इतने बड़े लोगों के साथ उनके सामने कुर्सी पे बैठने का साहस नहीं कर सकता था. ये जनों मैंने भी आपके सामने कुरान शरीफ के 5 श्लोक पढ़े और हैरतअंगेज तौर पे आज से 1450 साल पहले 610 ईस्वी सन में जब कुरान मोहम्मद पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अवतरित होना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो श्लोक आए वो यही थे. और आप जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब, जैसा कि उपनिषदों में उनका जिक्र है, वेदों में जिक्र है और कहीं पर उन्हें महामेद कहा गया है, कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें हिंदू धर्म ग्रंथों में उनका उल्लेख है. तो उसमें ये भी है कि ये मरुस्थल से पैदा होगा एक व्यक्ति, फिर हरी भरी झाड़ियों से बाहर आएगा, ऊंट का दूध पिएगा और खजूर खाएगा. लेकिन जो उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति थी, वो अरब जो थे वो तलवार के धनी थे. तलवार, तीर, नेज़े के सिवा दूसरी भाषा नहीं जानते थे. और केवल उतना ही नहीं बल्कि उनके यहाँ जो लड़ाई होती थी वो 100 साल तक चलती थी. 100 साल तक चलती. और लड़ाई किस चीज़ पे होती थी? तुमने तुम्हारे ऊँट को पहले पानी पिलाया, तो हम बड़े हैं. 100 साल तक लड़ते थे वो लोग. बड़ी जाहिल कौम और लड़ने भिड़ने के सिवा कोई दूसरी चीज़ जानती नहीं थी. और शिक्षा और शिक्षण और एजुकेशन और ज्ञान और विज्ञान, ये सारी चीज़ें उनके लिए सिर्फ तलवार की धार पे आ गई थी. तलवार की धार अच्छी लगी है या नहीं, इसकी टेस्टिंग कैसे करते थे? देखिए टेस्टिंग कैसे करते थे. हज यात्रा के लिए, पैगंबर साहब से पहले की बात बता रहा हूँ, हज यात्रा के लिए जब लोग आते थे तो तलवार की धार सही लगी है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग ऐसी होती थी कि पीछे से दौड़ते हुए जाते थे और किसी हाजी की गर्दन पर वार करते थे. गर्दन अगर अलग हो जाती थी तो कहते थे तलवार की धार बहुत अच्छी लगी है. ऐसे समाज के अंदर पैगंबर साहब का जन्म हुआ और सबसे पहले जो 5 श्लोक उनके ऊपर अवतरित हुए वो थे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़. मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर नहीं सकता, लेकिन हल्का फुल्का अनुवाद करके मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पर कि श्लोक में क्या लिखा है. देखिए क्या बात कही जा गई है. ऐसे समाज के सामने जो सिर्फ तलवार का धनी था, उसके सामने बात कही गई है. इक़रा, प्रोक्लेम और रीड in the name of your Lord and Cherisher who created
पहले श्लोक का अनुवाद है। इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, यहाँ रब का शब्द प्रयोग किया गया है, अल्लाह का शब्द के प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि अरब में अल्लाह के शब्द का प्रयोग होता था, इसके बावजूद यहाँ पे चेरिशर रब के शब्द का प्रयोग हुआ है पवित्र कुरान के अंदर। अल्लाह एक कम्युनिटी का हो सकता है, लेकिन रब सेकुलर है, सबका हो सकता है। जो भी क्रिएटर है वो शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ ताकि वो जो जाहिल कौम है वो ऑब्जेक्शन न ले। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और बात कही गई है रीड, हैरत अंगेज तौर पे टॉइनबी ने लिखा है कि अगर पूरे मक्के का सर्वे किया जाता तो वहां पर सिर्फ 4 पेन मिल सकते थे। 4 पूरे मक्के के अंदर, जब ये जहां पर ये आयत उतरी है और श्लोक उतरे हैं, अवतरित हुए, सिर्फ 4 पेन मिल सकते थे। और 17 से 18 लोग, टॉइनबी कह रहा है, अगर कोई हिस्ट्री प्रोफेसर हो यहाँ पे तो मेरी बात को वो तायीद करेंगे, इसके दोजोरा देंगे कि 17 से 18, किसी ने 19 लिखा है, किसी ने सिर्फ 8 लिखा है, H.G. वेल्स ने सिर्फ 8 लिखा है। इतने ही लोग लिखना पढ़ना जानते थे। और खुद पैगंबर साहब जो थे ये उम्मी थे। उम्मी का मतलब अनलेटर्ड। जितने भी प्रेषित आए सब अनलेटर्ड थे। प्रेषित की संख्या इस्लाम धर्म के अनुसार 1,24,000 है। और धरती का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां पे कोई प्रेषित अवतरित ना हुआ हो। भारत में भी अवतरित हुए होंगे। यहाँ तक कि हमारे बाज उलेमा ने गौतम बुद्ध को प्रेषित माना है, ज़ोरास्ट्रियन ज़रतुश्त को प्रेषित माना है। अल्लामा मशरिकी एक थे, उन्होंने राम और कृष्ण को प्रेषित माना है। तीर्थंकर को प्रेषित माना गया है। तो इनकी संख्या अधिक है। प्रथम प्रेषित जो थे वो आदम थे और अंतिम प्रेषित जो हैं वो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा हैं। केवल मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सर्व मानव जाति के लिए है। ये सबसे पहले बात अपने ध्यान में आप क्लियर कर लीजिए। तो पहले श्लोक के अंदर कहा गया पढ़, रीड। अब अरब हैरत ज़्यादा, ये क्या, मैं तो तलवार चलाना जानता हूँ, ये कहता है कलम हाथ में पकड़, प्रोक्लेम और रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड एंड चेरिशर हु created man out of leech like clot of congealed blood। कंजील ब्लड से अब जानते हैं सबके मानव की गर्भाशय के अंदर निर्मित कैसे होती है। पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे खून के कतरे से पैदा किया। फिर आगे कहा गया प्रोक्लेम एंड योर लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल। तेरा जो लॉर्ड है, तेरा जो रब है, बड़ा ही रहीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा कृपावान है। ही अब यहाँ पर आया है, ये कॉलेज लेवल के एजुकेशन, एमफिल लेवल के एजुकेशन की बात की जा रही है। पहले तो प्राइमरी था, वर्नाक्युलर था, उसके बाद हाई स्कूल आया, फिर जूनियर कॉलेज आया, फिर उसके अंदर कहा गया कि प्रोक्लेम योर लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल। जूनियर कॉलेज लेवल के एजुकेशन की बात की जा रही है। और अब एमए एमफिल लेवल की बात की जा रही है। ही हु टॉट द यूज ऑफ द पेन। कहाँ तलवार, कहाँ पेन, ये श्लोक है। अगर कोई मुसलमान इसको मानने से इनकार करता है तो मुसलमान नहीं रहता। He who taught the use of the pen, जिसने तुझे कलम के जरिए लिखना सिखाया। और 5वां श्लोक और आखिरी उसके अंदर बात कही जा रही है taught the man that which he knew not। तुझे वो बात बताई जो तू नहीं जानता था, जो तू नहीं जानता था वो बात तुझे बताई। दिस इज PhD। ये रिसर्च लेवल की बात कही जा रही है। आज अब रिसर्च के अंदर वही बात मालूम करते हैं जो हम नहीं जानते। ये सब 610 AD में हुआ। और ऐसा हुआ कि देखते ही देखते पूरे अरब राष्ट्र देश के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया, जबरदस्त रेवोल्यूशन। दैट रेवोल्यूशन वाज विज्ञान का रेवोल्यूशन था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। मैथमेटिक्स के टीचर यहाँ पे बैठे हैं मेरे सामने, बहुत चैलेंज के साथ इनके सामने मैं कह रहा हूँ कि 795 के अंदर अरब राष्ट्र में एक बगदाद के अंदर एक व्यक्ति पैदा हुआ। उसका नाम था अबू जाफर मोहम्मद बिन मूसा अल-खारिजी। ये पहला व्यक्ति है जिसने, यस सर, वेरी करेक्ट, जिसने अलजेब्रा बनाया। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछे, मैथमेटिक्स के छोटे से स्टूडेंट, 8th क्लास के स्टूडेंट से पूछे कि भाई 1000 का लॉग क्या है, आपके मुंह से प्रश्न निकल दिखाएगा 3। अब आप कहेंगे 1000 का लॉग 3, वो 3 असल में क्या है, 10 × 10 × 10 = 1000। ये लॉग क्या है, मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं। लॉग ये है कि वो अल-खारिज़मी जो था उसका इंग्लिशीकरण है अलगोरिथम।
It's not an English or French or Japanese word. Algorithm itself is the connotation of his Arabic name, Al-Khwarizmi algorithm. और ये जो 1 to 10 फिगर्स हैं, ये अल्गोरिथम ने सारे वर्ल्ड को दिए, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इसको अरेबिक न्यूमरल्स माना जाता है। और अगर 1 to 10 नहीं होते, मेरे एक फ्रेंड कहते हैं जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया, अब सब उनको जानते हैं, जिसने सुपर कंप्यूटर बनाया वो कहता है कि अगर 1 और 0 अल-खारिज़मी हमको नहीं देता और उसका वैल्यू प्लेसमेंट नहीं बताता तो आज कंप्यूटर बन नहीं सकता था, मोबाइल फोन इंटरनेट चल नहीं सकता था, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है दैट इज 1 and 0। जो भी जानते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर वाले वो जानते हैं इस बात। उसके बगैर कंप्यूटर वजूद, आज का जो एडवांस्ड साइंस है उसके पीछे अल-खारिज़मी का माइंड, उसका ब्रेन काम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने अलजेब्रा दिया, उसने डेसिमल सिस्टम दिया सारी दुनिया को, और दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन उसकी वजह से आया। और नतीजा उसका ये हुआ कि अरब वर्ल्ड एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाला देश बन गया। जो तलवार की धार को ह्यूमन नेक से चेक करते थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जैतूना और बगदाद बनाने वाला बन गया। और उसके नतीजे में ये हुआ कि अरब फैले, सारी दुनिया के अंदर आए। लेकिन जब भारत में मुस्लिम रूलर्स आए तो क्या हुआ? देखिए यहाँ पे जो है बड़ी अजीब, हमारा पॉइंट जो है, हमारा टॉपिक यही है कि भारत में जब मुस्लिम रूलर्स आए, सबसे पहला रूलर, आप क्या समझ रहे हैं कि रूलर्स जो यहाँ पे क्या 500, 600, 700, 800 साल उन्होंने राज किया? नहीं, पूरे 1236 साल तक भारत के किसी न किसी हिस्से पे उन्होंने राज किया है। सबसे पहला रूलर जो आया वो सिंध के अंदर आया, सिंध प्रांत में आया, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, वो 711 में आया। और आखिरी राजपाट जो भारत से लपेटा गया वो हैदराबाद का था, निजाम हैदराबाद का 1948। आप 1948 - 711 लगा लीजिए हिसाब। और कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने के अंदर मुस्लिम रूलर्स राज न करते हों। यहां पर जब मुस्लिम रूलर्स आए तो उन्होंने यहां पर आने के बाद हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा उन्होंने जो है यहाँ पे एजुकेशनल रेवोल्यूशन किया और बहुत कुछ किया। बिल्कुल नहीं हुआ। आपको सुन के हैरत होगी, जब वो देश के अंदर आए यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने शिक्षकों के देश में आवारित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नालंद और तक्षशिला के रेमनेंट्स उनके जहन में थे। वो जानते थे यहाँ पर यहाँ का एक बहुत बड़ा ज्योमेट्री का एक्सपर्ट पंडित, उसका नाम था पंडित आसा, वो बगदाद के दरबार में था, हारून रशीद के दरबार में था। एंड हारून रशीद इज अ रूलर हु हैज रूल्ड द बिगेस्ट एवर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर वो राज करता था, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका और पूरा ईस्टर्न एशिया के ऊपर राज करता था। बगदाद के अंदर उसका ये था। तो आशा पंडित को उसने बुलाया क्योंकि वो ज्योमेट्री का एक्सपर्ट था और उसने सब डायग्राम्स वगैरह बनवाए वहां पे। जब उसको बुलाया जाता था दरबार में, जो आवाज दी जाती थी, आप जानते हैं कि आवाज देते हैं दरबार में, आदर के साथ बुलाया जाता है, तो उसको नाम पुकारते थे, हिंद आशा, हिंद आशा हाजिर है, यानी आशा हिंदी उसको कहा जाता था। ऐसा शब्द प्रयोग हुआ कि ज्योमेट्री को अरबिक लैंग्वेज के अंदर हिंदसा कहा जाता है। हिंदसा वर्ड जो है ये अरबिक का नहीं है, बल्कि आशा यहाँ का जो पंडित था उसका। यहाँ का जाट हकीम पैगंबर साहब के घर में बुलाया जाता है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जब बीमार पड़ी, वो जाट हकीम था। आज भी अरब हिस्ट्री के अंदर जो जुद का शब्द मिलता है वो भारत का जाट वैद्य था। और यहाँ के जो पंचकर्मा और यहाँ का जो आयुर्वेद है वो उन्होंने इस्तेमाल किया था वहां पे। इसलिए वो यहाँ पर आने के बाद कुछ भयभीत नहीं हुए। उनका हमको यहाँ पे कोई मदरसा कायम नहीं करना है, जो कुछ सिस्टम चल रहा है बिल्कुल सही है, चलने दीजिए। चुनांचे आप देखते हैं कि 1948 तक कोई सरकारी मदरसा किसी मुगल दरबार का, किसी दिल्ली के रूलर का, किसी मोहम्मद बिन कासिम का कोई सरकारी मदरसा नहीं बना। There was no सरकारी मदरसा was established by any Muslim ruler। जो कुछ भी सिस्टम चल रहा था उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। क्या हुआ? जहां पर कोई स्कॉलर बैठ जाता था उसके अतराफ स्टूडेंट्स आ जाते थे, मदरसा शुरू हो जाता था। और जहां पर जो पंडित बैठ जाता था, जो ग्रंथी बैठ जाता था, वहां पर एक मदरसा शुरू हो जाता था। गवर्नमेंट उसको ऑब्जेक्ट नहीं करती थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता था। वो अपना पाठ जो भी है
जितने भी पाठशालाएं थी, वेद पाठशालाएं, सब चलती रही। गुरुकुल एज इट इज इंटैक्ट चलता रहा। किसी गुरुकुल को बंद करने का हिस्ट्री में अगर कहीं कोई आपको संदेश मिले जो मुझे बताइए। कभी किसी चीज को उन्होंने बैन नहीं किया, बल्कि जो मौलवी लोग जहां पर बैठते थे, जहां पे वेद पाठशालाएं नहीं थी, जहां पर आश्रम नहीं थे, जहां पर ऐसी कोई सिस्टम एजुकेशन का नहीं था, तो मौलवी हजरात जहां पर बैठते थे वहां पे सारे स्टूडेंट्स आ जाते थे। स्टूडेंट्स के अंदर मुस्लिम भी होते थे, हिंदूज भी होते थे, और हिंदूज भी वहां पे बैठ के पढ़ते थे। और क्या पढ़ते थे? जो भी वो पढ़ाते होंगे वही पढ़ते थे। सेकुलर एजुकेशन के लिए हिंदूज के लिए पूरी आजादी थी कि जो चाहे आप हासिल करें, लेकिन जो धर्म शिक्षण वहां पे दिया जाता था मदरसों के अंदर, वो खास तौर से होता था कुरान, हदीस एंड फिक्ह, यानी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। तो कमेंट्री ऑफ होली कुरान, उसका कमेंट्री जो होती थी, पैगंबर साहब का जो ट्रेडिशन था, व्हाटएवर ट्रेडिशन, द प्रोफेटिक ट्रेडिशन जिसको हदीस कहते हैं, वो जब पढ़ाया जाता था तो उसके अंदर ऑप्शन था। हिंदू स्टूडेंट चले जाते थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स बैठते थे। हिंदू स्टूडेंट्स को कहां प्रमोट किया जाता था आपको मालूम है? हिंदू स्टूडेंट्स को भेजा जाता था, जाओ तुम लैंग्वेज लर्निंग के एडवांस क्लासेस के अंदर चले जाओ, जो तुम्हारे धर्म गुरु पंडित जो पढ़ाते हैं वहां पे अब चले जाओ। आर्किटेक्चर सीखना है तो फलां के पास चले जाओ, स्थापत्य शास्त्र तुमको सीखना है तो फलां जगह चले जाओ, सिविल इंजीनियरिंग वहां जाकर सीख लो। तुमको कुछ वैदिक शास्त्र सीखने हैं, तुमको कुछ पंचतंत्र वगैरह सीखनी है तो तुम वहां तो चले जाओ, संस्कृत सीखनी है तो पंडितों के पास चले जाओ। चुनांचे मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी जो हाल में जिनका देहांत हुआ है, ये मदरसे के पढ़े हुए, मदरसे के, भोपाल के मदरसे के पढ़े हुए थे। बहुत बड़े वेदाचार्य थे वो, मदरसे के पढ़े हुए थे। और उनको जो अरबिक, पर्शियन और उर्दू आती थी, हमारे मस्जिद के पेशवाम से ज्यादा अच्छी आती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर रहे शंकरराव चौहान, जो बाद में होम मिनिस्टर बने, यूनियन होम मिनिस्टर बने, वो मदरसे के पढ़े हुए थे। He learned, he took his education from madrasa, sitting in the masjid, in the mosque. और जब उनका वहां पर शिक्षण पूरा हुआ तो उनको फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर he was the first person to pass BSc साइंस डिग्री विथ उर्दू मीडियम, एंड another way he took education in law in Urdu medium from उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये शंकरराव चौहान की बात बता रहा हूं। इतनी अच्छी उर्दू बोलते थे कि कभी कभी तो मैं शर्मा जाता था। पर्शियन भी उसके अंदर बाकायदा लेसिंग होती थी उनकी बातचीत के अंदर। यहां तक के नरसिम्हा राव जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो बहुत बहुभाषी थे, इनको तो बहुत सारी भाषाएं आती थी, लेकिन अरबिक में अगर कोई मौलवी उनको अगर बनाना चाहे तो वो बनते नहीं थे, उसको समझा देते थे कि भैया तेरे से ज्यादा अरबिक में जानता हूँ, पर्शियन तेरे से ज्यादा जानता हूँ। जब वो पार्लियामेंट के अंदर बोलने खड़े होते थे तो पर्शियन की शायरी सुनाते थे, वो उर्दू की शायरी तो सुनाते थे। असल में जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम कम से कम 3 विभागों के अंदर उसकी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है एंटायर एजुकेशन सिस्टम। हमें एजुकेशन पे बात करने बैठे हैं, इसलिए मैं बता दूं कि इसके 3 भाग हैं, 3 स्टेजेस हैं इसके। सबसे पहला स्टेज जो है वो कंसेप्ट का है। भाई आपके एजुकेशन के बारे में आइडियोलॉजी क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। इमीडिएट उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है टेक्स्ट, जिसको मैटर कहते हैं। क्या टेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, कंसेप्ट आपके पास तय हो गया कि हमको फिशरी सिखानी है बच्चों को, अब उसके लिए टेक्स्ट लाइए। अगर आपको मरुस्थल के अंदर, किसी डेजर्ट के अंदर फिशरी सिखानी है उनको, तो जाहिर है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप गंगा के किनारे या आप बॉम्बे कोकन पट्टी में सिखाना चाहें तो आसानी होगी आपको। उसके लिए उस हिसाब से टेक्स्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। तो एजुकेशन का पहला स्टेज है ऑब्जेक्टिव, जिसको कंसेप्ट आप कह सकते हैं, जिसको आपका धोरण कह सकते हैं, वो क्या है। नंबर 2, इमीडिएटली यू रिक्वायर अ टेक्स्ट, either you go for classroom teaching or go for practicals, you require a text। और फिर उसके बाद तीसरी चीज जो होती है वो सिस्टम की जरूरत पेश आती है, that we call it methodology। कि क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे इसके लिए? क्या लेक्चर मेथड होगा, या इसके लिए प्रैक्टिकल्स होगा, या आपको इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, या आपको इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा?
कम से कम ये 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को रन करने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए। मैं अगर आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछूं तो मुझे बताइए कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आंख का ज्यादा इंपॉर्टेंस है या कान का ज्यादा इंपॉर्टेंस है? क्या होगा आपका जवाब? Which is more important thing in your body? नहीं, मैं एजुकेशन मैं ग्रहण करने की बात कर रहा हूँ। I'm going to acquire. I have to become a student. आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कान ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं अवयव की बात कर रहा हूँ। सर, I want one thing. कान। Yes, very correct answer. बहुत सही जवाब दिया। कान ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत आंख के। आप देखेंगे बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जिनको पूरे गीता और रामायण सब जबानी याद है, अंधे हैं वो। बहुत सारे कुरान के हाफिज ऐसे हैं जो अंधे हैं, बल्कि जो अंधा होता है उसको हिंदू सूरदास कहते हैं, और जो अंधे व्यक्ति को मुसलमान हाफिज ही कहते हैं। हालांकि दो इज नॉट अ हाफिज, लेकिन उसका हाफिज ही का अंधा आदमी नहीं कहते आदर भाव के साथ। तो बनिस्बत आंख से कान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कान गया तो आपकी भाषा भी गई, बोल भी नहीं सकते आप। इसलिए कान इज मोर इंपॉर्टेंट इन एंटायर एजुकेशन सिस्टम। तो कान जो है, इस्लाम की धारणा ये है, देखिए इस्लाम का कमाल ये है कि वो सबसे पहले वर्बल या ओरल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देता है पूरा। सबसे पहले जब वो पाठशाला के अंदर बच्चा जाता है तो उसको जबानी तौर पर पढ़ाया जाता है, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। इमीडिएट उसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है उसके इमिटेशन की। बच्चा इमिटेट्स हिज टीचर। इमिटेशन यहाँ पे ब्लाइंड इमिटेशन होता है। इसलिए जो टीचर बिठाया जाता है, शिक्षा की गद्दी पे जो बिठाया जाता है, वो बड़ा ठोक बजा के पावरफुल आदमी होता है। यानी फिर वो इमिटेशन सिर्फ उसकी वर्बल एक्टिविटीज का नहीं होता, बल्कि उसके गेस्चर्स का होता है, उसके कैरेक्टर का होता है, सब कुछ होता है, इमिटेशन होता है। साइंस प्रैक्टिकल के अंदर, कॉलेज के लेबोरेटरी के अंदर पहले टीचर प्रोफेसर करके बताता है, बच्चे इमिटेट इट। जो कुछ किया जाता है दे इमिटेट इट। जो भी आप ट्रायल एंड एरर से अगर आप रॉकेट बनाना चाहें तो कुछ ना कुछ चीज को आपको इमिटेट करना पड़ता है। तो इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इसके अंदर ओरल एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व है। ओरल एजुकेशन का इतना महत्व है कि मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं। बड़े यहाँ पे विद्वान है, पंडित है, मुझे बताइए कि शबरी जो भीलनी थी महाराष्ट्र की, उसके झूठे बेर राम ने खाए थे, राइट? है ना, बेर खाए थे। ये महाराष्ट्र का ही है बात है। राम तो नॉर्थ इंडिया के थे और शबरी तो यहाँ की थी, आदिवासी थी। कौन सी भाषा में इंटरेक्ट हुए थे वो लोग? क्या भाषा थी उनकी? शबरी संस्कृत जानती थी। श्योर अबाउट दैट? संस्कृत जानती थी। जटायु के साथ कौन सी भाषा के अंदर इंटरेक्ट हुए थे? रावण की कौन सी भाषा थी? बहुत सारे प्रश्न है, ये बताइए आप मुझे, इसका जवाब दीजिए। तो यहां पर जो है एक इट्स अ वेरी ग्रेट वैक्यूम। या तो वो जो राइटर है रामायण का, वो जो उसने कुछ लिंग्विस्टिक ब्लॉक्स बनाए थे इस कंट्री के अंदर, he was aware of those linguistic blocks and he paved his way through those linguistic blocks and he entered into them. और वो अपने साथ शबरी को ले गया, वो राम को ले गया, वो जटायु को ले गया, वो हनुमान को ले गया। आज हम लैंग्वेजेस के बैरियर्स के अंदर बंधे हुए हैं। तो आपकी जो सुनने की शक्ति है, जो श्रोता शक्ति है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि लैंग्वेजेस जो हैं ये सुन के महसूस की जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है लिखने का। दैट इज थर्ड एंड फाइनल स्टेज। आप अगर लिखना जानते हैं तो सुपर्ब हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारी दुनिया का 99.9% कारोबार जो है वो ओरल चलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया जाता है पहले वर्बल दिया जाता है, उसके बाद जब आप कॉपी मांगे तो आपको इन राइटिंग दिया जाता है। तो उसको सुनाया जाता है फैसला कि तुझे मैं शिक्षा दे रहा हूं, वो पहले वर्बल होता है। बॉर्डर के ऊपर फायरिंग का जो कमांड होता है, फायर जो जनरल कहता है, दैट इज ओरल। ये सारी चीजें ऐसी हैं। तो एजुकेशनल जो हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है, इसके अंदर वर्बल एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आज प्रॉब्लम हमारे पास ये हो गया मैडम, हम जो बात कर रहे थे इतने दिनों से, वो ये है कि हमने
प्रणाली के ऊपर वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन चल रहा है इसके ऊपर हम पूरे निर्भर हो गए। हमको हमारी प्रणाली हमको इवॉल्व करनी चाहिए। असल में आज जो मॉडर्न एजुकेशन हम कर रहे हैं, तो पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव तय नहीं है। हम करना क्या चाहते हैं, हम इस देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं, बच्चे को ले जाना कहाँ चाहते हैं, हमारे सिस्टम को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कोई चीज हमारे पास डिसाइडेड नहीं है। क्या हम उनको कुली बनाना चाहते हैं कंप्यूटर का? क्या हमको डेटा फीडर्स उनको बनाना चाहते हैं? क्या हम गोरे लोगों को मजदूर बनाना चाहते हैं कि when they are in office you should leave your bed and sit in front of the computer और उनके लिए आप काम कीजिए? क्या हम ये बनाना चाहते हैं उनको? तो सबसे पहले तो हमको, और जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात चल रही है, हम असल में न ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ना हम अचीव जो गोल्स है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बल्कि हम पूरी प्रणाली के ऊपर बात कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी पे बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन सिस्टम हमारे पास जो गेन होना चाहिए वो हम उसको गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम वेस्ट के ऊपर निर्भर हो गए तो समझ लीजिए कि फिर टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर तारी हो जाएगी, मुसल्लत हो जाएगी। और फिर इकबाल का एक शेर मैं सुना के अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत। देखिए दिल जो है ना, इसका आप हार्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, इसको आप संस्कृत में मन कह सकते हैं, क्योंकि जो एंटायर एजुकेशनल सिस्टम है उसका जो फंडामेंटल है, उसका जो बेस है वो साइकोलॉजी है। एंड साइकोलॉजी कंसिस्ट अपॉन योर ब्रेन एंड हार्ट, दैट मीन्स योर इंटेलेक्ट एंड योर सोल। और बॉडी जो है ये तो एक कैरियर का काम करती है। इट इज सेड दैट द abode of intellect is your brain, abode of your soul is your heart, and abode of your hunger is your liver, your stomach. So either we are working for the stomach or for the contentment of your liver, or your heart or brain. We should segregate this. सेक्युलर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यूरोप ने उसको सेग्रीगेट किया, उसको रिलीजन को एजुकेशन से निकाल दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज कहां चला जा रहा है वो, आज क्या क्या क्लोनिंग के अंदर हो रहा है, और फिर कैसा ह्यूमन बीइंग जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी आएगी, एक ऐसा भयानक मानव तैयार होगा कि जिसको मौत नहीं होगी, जिसको भूख नहीं लगेगी, जिसको प्यास नहीं लगेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको हलाक किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि रिलीजन, इस्लाम ने जो कहा कि पढ़ अपने रब के नाम से, जब रब का नाम शिक्षा से निकल जाता है, जब रब का नाम एजुकेशन से निकल जाता है, तो सिर्फ आतंकवाद रह जाता है, सिर्फ डिजास्टर रह जाता है, बर्बादी रह जाती है। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो हिंदू ट्रेडिशनल सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम, जैन, सिख, कोई हो, उसके अंदर रब का नाम जो है वो एजुकेशन से लगा हुआ है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात। जो मशीन्स हैं, ये मुरब्बत आपकी जो एक किस्म का जो बंधुभाव है, इसको खत्म कर देते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि इंटायर एजुकेशन सिस्टम के साथ जो है उसके एक जान होकर रब का नाम लगा रहे, अपने पैदा करने वाले का नाम लगा रहे। अगर पैदा करने वाले का नाम हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकल जाता है, हम कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करें, हम बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। जैसा आज पूरा यूरोप और अमेरिका बर्बादी की तरफ चला जा रहा है, और हमको उनके पास से सीखने के लिए सिवाय नैनो टेक्नोलॉजी के और सिवाय पैसे की गिरिट के और कोई चीज रही नहीं है। हम उनको अपना कुछ दे नहीं सकते। अगर हम देना चाहते हैं तो हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है, हमारे पास आत्मीयता है, हमारे पास रूह है, और रूह की आत्मा को लेके हम सारी दुनिया के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। धन्यवाद।